हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमयू के एग्ज़ाम डेट भी आ जाएंगे कुछ दिनों में। अभी आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो अपना एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप 11th एंट्रेंस में हो, चाहे 6 में हो, चाहे 9th में हो, या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसी की तैयारी कराने के लिए हमारे ऐप जो है यानी TBIT क्लासेस पे हर टाइप्स के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके क्लास 6 का हो, चाहे 9th का, चाहे 11th, साइंस, कॉमर्स या बायो, यानी बायो मतलब साइंस हो जाएगा, मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी तैयारी हमारे ऐप पे हो रही है। जो बच्चे इच्छुक हैं इंस्टॉल करके जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे और जिस मनचाहे कोर्स को सेलेक्ट करके उसे आप तैयारी कर सकते हैं। हम लोग दोस्तों अच्छे से वीडियो को अपलोड करते हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चंस देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे ही रहते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चंस बताते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं, जिससे आपका जो प्रैक्टिस लेवल है धीरे धीरे बढ़ता है। तो चलिए उसी के संबंध में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए थी पिछले कुछ वीडियोस में। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रह गए थे जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार के बारे में हमने पढ़ा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसी के जो ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्टार ट्विंकल्स एट नाइट एंड प्लानिट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। यानी तारे तो चमकते हैं लेकिन जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं चमकते हैं, इसका क्या रीज़न है वो जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज ऑफ वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट साइज स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ इस स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। कहा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, इससे उसके लाइट में क्या होते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं। जो लाइट क्या होती है, पॉइंट साइज स्टार से निकल के आती है और ये क्या होता है, डिफरेंट लेयर से एटमॉस्फेयर के होके जाती है, तो वो रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जो स्टार्स होते हैं वो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट के केस में देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली चेंज तो एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएशन नहीं हो पाता है लाइट का, क्योंकि ये बिग साइज के होते हैं। लाइट फ्रॉम बिग साइज, बिग सोर्स से आती हैं, बिग साइज प्लानेट होते हैं, बिकॉज ऑफ विच प्लानेट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। इसलिए क्या होते हैं, इसमें प्लानेट में ट्विंकलिंग नहीं होती, वो एक जैसे ही क्या होते हैं, वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते, वो जैसे अगर जलते हैं तो वैसे ही देखते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं, किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं ना, तो वीनस टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता, उसका एक कंटिन्यूअस लाइट आपको दिखाई देती है, तो वो ट्विंकलिंग नहीं करता। अदर स्टार्स क्या करते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं। मॉर्निंग स्टार हम लोग वीनस प्लैनेट को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक और यहाँ पे है, क्या है, द स्टार सिम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। यानी जो तारे होते हैं अपनी ऊंचाई से कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ही वजह से जो तारे होते हैं वो अपने एक्चुअल साइज से, एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पे दिखते हुए नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, बिकॉज लाइट फ्रॉम द स्टार इज रिफ्रैक्टेड एज लीव्स स्पेस एंड इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो लाइट स्टार से निकलती है वो रिफ्रैक्ट होती है, जो स्पेस बचे रहते हैं, ठीक है। यानी स्पेस में जो स्पेस बचे रहते हैं, जैसे बहुत सारी जगह होती है वहाँ बचे रहते हैं, वहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती है और फिर वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर बट दैट नियरर द अर्थ सरफेस इज डेंसर। यानी एयर जो स्काई यानी बहुत हायर लेवल पे जो है वो रेयरर मीडियम का वर्क करता है, और जो नियर द अर्थ सरफेस एयर होती है वो डेंसर मीडियम का वर्क करता है, ठीक है। फिर कहा गया बट दैट, ये हो गया, सो एज द लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार्स कम डाउन द डेंसर एयर बेंस लाइट मोर।
अब देखिए जब स्टार से लाइट नीचे की तरफ आती है तो जो डेंसर एयर होती है, जो अर्थ सरफेस पे जो एयर प्रेजेंट होती है, वो उस लाइट को बेंड कर देती है, मोड़ देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्टार क्या होते हैं, हायर पोजीशन पे दिखते हुए प्रतीत होते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का। एडवांस सनराइज का मतलब होता है दोस्तों, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सूरज हमें लाल दिखाई देता है, लगता है कि वो उगा हुआ नहीं रहता, फिर भी वो हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? और जब डूबता है फिर भी वो रेड कलर का दिखाई देता है, यानी वो डूब चुका रहता है फिर भी। तो ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, वी कैन सी द सन अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट पहले सनराइज के, यानी सूर्य के उदय होने से पहले 2 मिनट पहले हम लोग सन को देख लेते हैं, और 2 मिनट बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हम लोग देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, When the sun is slightly below the horizon, horizon क्या होता है, जहां से उगता है दोस्तों, ये horizon है, फिगर में देखिएगा, below the horizon, then the light coming from the less denser air to more denser air। यानी तो जो लाइट सन से निकलती है वो लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में जाती है। एयर यहाँ पे मीडियम है, यानी लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर एयर में जाती है। इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, और वो रिफ्रैक्ट होते बेंड टूवर्ड द डाउनवर्ड हो जाती है एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर से पास होती है। दिस इज द रीजन सन अपीयर्स टू रेज अबव द हॉरिजन व्हेन एक्चुअली इट इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। यानी यही रीजन है, यही कारण है कि सन हमें उसके एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है। ठीक है, जैसे ये हम यहाँ पे अर्थ पे खड़ा होकर देख रहे हैं, ये एक्चुअल पोजीशन है सन की। जब क्या होता है दोस्तों, लाइट रेस आती है तो ये लेस डेंसर एयर से मोर डेंसर एयर में आती है, तो ये क्या रिफ्रैक्ट होके हमें क्या होता है, रिफ्रैक्ट होके तो इसकी जो एक्चुअल साइज क्या होता है, अबव द होरिजन दिखाते हैं। ये होरिजन है, जहाँ पे होरिजन किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको प्रतीत होता है कि आकाश और जमीन एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वही होरिजन कहलाता है। और सूरज जब उगता है या डूबता तो लगता है कि वो जमीन में डूब रहा है। ये समझने के लिए हमने बताया होरिजन का मतलब एक्चुअल पोजीशन से सन क्या होता है, हमारे अबव द होरिजन दिखता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब देखिए दोस्तों 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद दिखता है, तो इसमें जो सन सेट और सन राइज होता है तो इसमें 4 मिनट में बढ़ोतरी हो जाती है, 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, तो बढ़ जाता है। तो ये भी किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। यानी इसे क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो अ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब ये जो लाइट प्रकाश होती है कि रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव हो जाती है, उसी को स्कैटरिंग कहते हैं। यानी जो फैलाव होता है रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन का मतलब सभी दिशाओं में मतलब एक तरह से फैल जाती है, तो वो आपका क्या है? स्कैटरिंग कहलाता है। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है किसी पार्टिकल की वजह से हो रही है उसी पाथ में, तो वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट क्या दर्शाता है दोस्तों? Tyndall effect discovered that the when white light consisting of 7 colors is passes through a clear liquid having small suspended particle in it। यानी कहने का मतलब ये खोज करता है, टिंडल इफेक्ट ये बताता है कि जब वाइट लाइट जिसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो क्लियर लिक्विड जिसमें स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट हैं उससे पास होता है, तो देन द ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, और उसमें जो ब्लू कलर होता है
है वाइट लाइट में, उसकी शॉर्ट यानी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, इज स्कैटर्ड मोर देन द रेड कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ। और जो ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, स्कैटर का बहुत ज़्यादा उसका फैलाव होता है ब्लू कलर का इन कंपेयर टू रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो कम स्कैटर्ड होता है, यानी कम फैलाव होता है उसका। ठीक है, इसीलिए हमने फाइनली लिखा है ब्लू कलर लाइट्स प्रेजेंट इन वाइट सनलाइट स्कैटर्ड मच मोर इजिली देन द रेड लाइट। यानी ब्लू कलर लाइट जो वाइट सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं वो इजिली स्कैटर्ड हो जाते हैं इन कंपेयर टू रेड लाइट, बिकॉज इट हैव शॉर्ट वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड लाइट। यानी रेड लाइट की अपेक्षा उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है ब्लू कलर की, इसकी वजह से वो बहुत आसानी से स्कैटर्ड हो जाता है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या था, फैला, यानी लाइट्स चार रैंडम सभी डायरेक्शन में मूव हो जाना। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑन इट्स पाथ, यानी पार्टिकल की वजह से जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या बताता है कि ब्लू कलर वाइट लाइट में जो प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है, और रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है क्योंकि उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमने यहाँ पे लिखा है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्कैटर्ड पार्टिकल्स, यानी जिस पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी लाइट कितना स्कैटरिंग करेगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट को अगर हम एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग सस्पेंड करते गिराते हैं तो मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, और जिसका क्या होता है डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट का जो क्या होगा लार्जर वेवलेंथ होगा किसकी, विजिबल लाइट से, रेंज ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो लाइट हमें दिखती है उससे लार्जर वेवलेंथ होगा। इसकी वजह से क्या होते हैं, इसमें स्कैटरिंग डस्ट पार्टिकल्स में कम होते हैं, क्योंकि लार्जर अगर वेवलेंथ होंगे तो स्कैटरिंग पार्टिकल्स यानी स्कैटर्स कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। यानी विजिबल लाइट से जो एयर मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसका वेवलेंथ कम होता है। तो इसमें क्या होता है, एयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू वाटर एंड डस्ट पार्टिकल, क्योंकि विजिबल लाइट में विजिबल लाइट के वेवलेंथ से इसके वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्कैटरिंग कम होगा, और यहाँ पे इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा क्योंकि विजिबल लाइट के वेवलेंथ से इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब एक रीज़न हमने बताया वाई स्काई इज ब्लू, यानी आसमान नीला क्यों होता है ये जानते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द ब्लू कलर्स ऑफ द स्काई। यानी जो ब्लू कलर कंपोनेंट वाइट सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल की वजह से स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आकाश क्या होता है, नीला दिखता है। एक बार फिर समझिए दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट जो सनलाइट में, यानी एक सीधे सीधे समझा जाए, जो सनलाइट रेज आती हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लू कंपोनेंट ज़्यादा स्कैटर्ड इसलिए करता है एयर मॉलिक्यूल से क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्कैटर्ड करता है, और इसलिए हमारा आकाश क्या होता है, नीला दिखता है। समझ में आई बात। चलिए और कुछ बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा।
if there is no atmosphere consisting of air, there would have been no scattering of sunlight at all. In that case, no light from the sky would have entered our eyes and sky would have looked dark and black to us. कहने का मतलब अगर एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें एयर प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी दोस्तों तो जो लाइट इन केस नो लाइट फ्रॉम द स्काई वुड हैव इंटर आवर आइज, यानी इसलिए हमारी आंखों पे कोई भी लाइट जो आकाश से आती है वो नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें आकाश क्या होगा, काला और डार्क दिखेगा। वही यहाँ पे बताया गया है, विदाउट एटमॉस्फेयर देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो वी कांट सी एनीथिंग इन द स्काई, वी कैन ओनली सी डार्क एंड ब्लैक कलर। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, उसमें एयर नहीं होंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा दोस्तों तो वहाँ से जो लाइट क्या होगी हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगी, और हमारी आंखों पे जब नहीं पड़ेगी तो स्काई हमें कैसा दिखेगा, डार्क और ब्लैक कलर का दिखेगा। उम्मीद है क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। इन आउटर स्पेस द स्काई लुक डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, यानी अंतरिक्ष में स्काई नीला होना चाहिए था लेकिन वो कैसा दिखता है, डार्क और ब्लैक कलर का, यानी काला दिखता है। ऐसा क्यों होता है, यानी नीला की जगह काला क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसलिए वहाँ स्काई कैसा दिखता है, डार्क और ब्लैक दिखता है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। यानी इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर air consisting, so there is no scattering of light present there, so sky is look dark and black there. okay, समझ में आया आपको? यानी स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं होता है। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा दोस्तों तो वहाँ पे स्काई कैसा दिखेगा, डार्क और ब्लैक कलर का दिखेगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड कलर्स, यानी जो डेंजर सिग्नल होते हैं देखोगे ऐसे भूत की तरह बना रहता है। देखिए मैं बनाता हूं, अभी ऐसा बना रहेगा, ऐसे हड्डी की तरह रेड कलर का देखा हमने बना भी दिया। ठीक है, तो ये जो डेंजर होता है दोस्तों वो रेड कलर का क्यों दिखता है, रेड कलर का क्यों है, रेड कलर से ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि दिस इज बिकॉज रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ एंड लीस्ट स्कैटर्ड, यानी कहने का मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से वो सबसे कम स्कैटरिंग होता है इन बाय स्मॉग और स्मोक, सॉरी फॉग और स्मोक। फॉग में क्या होता है, कोहरा होता है, और स्मोक में धुएं। यहाँ धुएं और कोहरे की वजह से भी रेड कलर में स्कैटरिंग कम होती है, जिसकी वजह से जो रेड लाइट होता है वो अपने सेम कलर और सेम डिस्टेंस पे ही प्रेजेंट होता है, यानी हम उसे उसी डिस्टेंस पे देख पाते हैं। इसलिए जो रेड डेंजर साइन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो रेड कलर के ही होते हैं। डेंजर सिग्नल्स या लाइट्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स यानी जो रोड सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड सिग्नल्स भी बने रहते हैं, रुकने के लिए रेड सिग्नल बना रहता है। ठीक है, और आप देखते हो ट्रेन वगैरह में भी यानी रेड सिग्नल यानी वहाँ पे रहता है, जहाँ रेड सिग्नल रहेगा तो ट्रेन क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेड सिग्नल क्या बताता है कि जिसकी वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो फॉग या स्मोक पार्टिकल से कम स्कैटर्ड होती है, यानी कम विक्षेपित होती है या प्रकीर्णित होती है, जिसकी वजह से वो अपने सेम कलर और सेम डिस्टेंस पे ही दिखती है। ठीक है, उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वाई सन इज रेड इन सनसेट और सनराइज, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय
जो सूरज होता है वो क्यों लाल कलर का दिखता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वाई द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय जो सूरज हमें लाल दिखाई हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो वो हम लोग जानेंगे। तो पहले फिगर को देखते हैं दोस्तों। ये आपका सनराइज के समय रेड बनाया, हमने रेड कलर से बनाया है, और सनसेट के समय भी रेड कलर से बनाया है। तो ये क्या अपीयर करे कि ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसकी सराउंडिंग भी रेड दिखाई देती है जब हम लोग सूर्योदय के समय हो और सूर्यास्त के समय है। अब देखिए, ये जो ब्लैक कलर से हमने सन को बनाया, तो ये एट नून यानी दोपहर के समय का, जब सन क्या होता है हमारे एकदम सर पे होता है। सन का मतलब एकदम डायरेक्टली एकदम अपवर्ड यानी एकदम सीधे स्ट्रेट होता है, जो हमारी आंखों पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक तरह से कहा जाता है। और ये जो आपका जो सूर्योदय के समय है और सूर्यास्त के समय है, ये बहुत दूरी यानी एक तरह से कहा जाए लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट्स होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी स्कैटर्ड हो जाएंगी, यानी वो फैल जाएंगी। और जो रेड लाइट क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है, वो कम स्कैटर्ड होती है, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों पे ही पड़ती हैं। इसलिए हमें मॉर्निंग के समय यानी सनराइज के समय और सनसेट के समय सूरज क्या होता है यानी सन क्या होता है, रेड दिखाई देता है। ठीक है। और ओवरहेड यानी जो नून के समय, नून के मतलब दोपहर के समय, हमें सूरज क्या होता है, वाइट एक तरह से कहा जाता है, वाइटिश येलो दिखाई देता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट क्या होता है स्कैटर्ड हो जाता है और सन कैसा होता है, वाइट अपीयर होता है। वाइट अपीयर का मतलब एकदम वाइटिश येलो की तरह दिखाई देता है, एकदम कड़ाके की धूप उस समय पड़ती है दोस्तों। ठीक है। तो अब उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये फिगर देख लीजिए, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू जो हमने एरो बनाया वो क्या हो रहा है कि ब्लू जो लाइट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जा रही हैं, और जो ये आपका क्या है रेड सन क्या है, ये जो लाइट्स हैं हमारी सीधे आंखों पे पड़ रही हैं क्योंकि ये कम स्कैटर्ड हो रही हैं और वो हमारे आंखों पे पड़ रही हैं, सनराइज के समय भी सनसेट के समय भी। ठीक है। तो देखिए हमने लिखा क्या है कि द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड एट सनराइज एंड एट सनसेट, यानी सन और उसके सराउंडिंग यानी चारों तरफ स्काई जो है रेड, यहाँ पे रेड नहीं होगा, रेड होगा, रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूरज और उसके चारों तरफ की जो एरिया होती है रेड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर्स प्रेजेंट इन सनलाइट, यानी जो सनलाइट में जो ब्लू कलर्स कंपोनेंट होते हैं वो हैज बीन स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, यानी जो ब्लू कलर का कंपोनेंट जो होता है सनलाइट में वो स्कैटर्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है दोस्तों बहुत ही शॉर्ट होती है, जब शॉर्ट होती है तो वो स्कैटर्ड हो जाता है और वो लिविंग और अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, यानी जो हमारी आई साइट से वो दूर चला जाता है। इसलिए हम ब्लू कलर जो होता है सनलाइट में वो हम लोग नहीं देखते हैं। तो फिर कह रहा है कि लिविंग बिहाइंड द रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रिचेज अवर आई, इसलिए जो उसके बाद जो रेड कलर बचता है जो सनलाइट में प्रेजेंट होता है वो हमारी आंखों पे पड़ती है। इसलिए हमें क्या होता है, सन क्या होता है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है। समझ में आए हैं आपको? सीधे सीधे अगर हम लोग कहा जाए तो जो क्या होता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना सूरज का, उसके चारों तरफ जो लाल दिखाई इसलिए देता है क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर कंपोनेंट होते हैं यानी श्वेत प्रकाश यानी सनलाइट में जो ब्लू कलर कंपोनेंट होते हैं वो विक्षेपित हो जाए, प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से फैल जाते हैं, तो वो हमारे लाइन ऑफ साइट से वो हट जाते हैं और बस बचता क्या, रेड कलर जो हमारी आंखों पे पड़ता है। इसलिए हमें सूरज क्या होता है उसके चारों तरफ सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे जान सकते हैं, वो चीज़ें बस हम फिगर से उसे समझा देते हैं दोस्तों, और आप उसको टेक्स्ट बुक से कवर कर लीजिए, क्योंकि फिगर से ही हम बहुत अच्छे से बता देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ध्यान से इस जो फिगर को देखेंगे और फिर समझा जाएगा। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हमें समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसे आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या अपैरेटस यूज़ होते हैं, यानी क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो जान लीजिए। सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट जो वाइट लाइट से, जैसे टॉर्च वगैरह आप ले लेंगे। उसके साथ साथ 2 कन्वेक्स लेंस लेना है, एक ग्लास जार लेना है। ग्लास जार का मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास वेसल चाहिए, जिसमें हम लोग लिक्विड यानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड यानी वाटर हम लोग फिलअप कर लें। एक कार्डबोर्ड लेना, उसके बीच हमें सर्कुलर होल करना है, ठीक है। और फिर एक स्क्रीन यहाँ पे, यानी एक वाइट स्क्रीन हमने यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसे करना हो तो कैसे हमें ये पता करेंगे कि कैसे स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ये क्या है, ये जो ग्लास वेसल में हम बस वाटर भर रहे हैं, ओनली वाटर, और कुछ भी नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, तो जब हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे, यानी टॉर्च को ऑन करेंगे, तो सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले किस पे पड़ेगी, L1 लेंस पे, यानी कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगा। तो ये डाइवर्जिंग रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, और फिर क्या होंगे, रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो ग्लास के अंदर से होती हुई कहाँ जाएंगी, कार्डबोर्ड पे कुछ पड़ेगी, और जो सर्कुलर होल है उसमें से कुछ लाइट रेज क्या होंगी, L2 लेंस पे पड़ेंगे, और फिर वो क्या स्क्रीन पे चली जाएंगे। इसमें हमें क्या होगा दोस्तों, कि जो लाइट रेज का जो पाथ है इनविजिबल होगा। इनविजिबल इसलिए होगा क्योंकि ये वाइट जो वाटर, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिससे स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम वाटर में एक सोल्यूशंस बनाते हैं, जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम लोग थायोसल्फेट का यूज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि वाटर कॉन्टेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, यानी इसमें वाटर में क्या हो जाएगा कि सल्फर के कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। जब कोलाइडल सोल्यूशन होगा तो इस वाटर में सल्फर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हम सोर्स ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं, यानी टॉर्च को ऑन करते हैं, तो जो डाइवर्जिंग रेज होंगी L1 लेंस से जब कन्वर्ज होके इस सॉल्यूशन से, कोलाइडल सॉल्यूशन से होके जाएंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो मैक्सिमम जो ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट होंगे, यानी जो वाइट लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो ब्लू कंपोनेंट की जो वाइट लाइट होंगी, वो सल्फर के पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो वो इसमें दिखेगा, यानी ये कोलाइडल सॉल्यूशंस में वो दिखेगा। और फिर जो बची हुई होंगी, यानी जो लाइट रेज निकलेंगी कार्डबोर्ड के सर्कुलर होल से L2 लेंस पे पड़ेंगी। L2 लेंस पे पड़ेंगी दोस्तों, तो L2 लेंस उस रेज को, उस लाइट रेज को कन्वर्ट करके स्क्रीन पे एक रेड पैच बनाएगा, रेड यानी लाल धब्बा बनाएगा। और ये लाल धब्बा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर रिप्रेजेंट करेगा। यानी रेड कलर, यानी एक तरह से ये सपोज कर लेंगे, ये होरिजन पे जो सन हमारा जो रेड कलर का होता है ना, वैसा ये सब मतलब प्रतीत होगा, यानी वैसा ये दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम पार्टिकल से जो वाइट लाइट, यानी जो ब्लू कलर की जो लाइट्स हैं, वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो कलर्स होते हैं, कलर लाइट होती हैं, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए जो लॉन्गर वेवलेंथ की कलर्स लाइट होती हैं, वो क्या होती हैं, स्क्रीन पे पैचेस बनाती हैं। तो रेड कलर क्या होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्क्रीन पे रेड पैच बनाता है। तो ये एक तरह से सपोज करेंगे, ये जैसे हमारा जो सनराइज के समय और सनसेट के समय रेड कलर दिखाता है, वही चीज़ ये भी दिखाता है,
ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब हम लोग सल्फर पार्टिकल से जो ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है और ये वाटर सोल्यूशन एकदम ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाता है? स्काई को दिखाता है। यानी स्काई जैसे हमारा क्या होता है? ब्लू कलर है। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, वाई स्काई इज ब्लू। तो स्काई ब्लू क्यों होता है? जब वाइट कलर में जो ब्लू कंपोनेंट की जो लाइट्स होती हैं वो एयर पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाती हैं, तो हमारा जो आकाश यानी स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक वैसे इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक में जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें सल्फर के पार्टिकल से ब्लू कलर कंपोनेंट्स की जो लाइट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो ये पूरा सोल्यूशन हमें क्या दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। और ये किस तरह सपोज करेंगे हम लोग? जो स्काई की तरह, स्काई जैसे ब्लू होगा वैसे भी ये सोल्यूशन भी ब्लू होगा। और फिर जो लाइट रेस इस कार्डबोर्ड के सर्कुलर होल से लेंस 2 पे यानी कन्वेक्स लेंस 2 पे पड़ेंगी, वहां से कन्वर्ज होके स्क्रीन पे जो रेड पैच बनाएंगी वो क्या सपोज करेगा? जो सन जैसे आपका सनसेट के समय और सनराइज के समय रेड कलर का होता है वैसा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ यानी वेवलेंथ होता है रेड कलर का वो लॉन्गर होता है, यानी लॉन्ग होता है, यानी ज़्यादा होता है, इसलिए स्कैटर्ड ये कम होती है। तो इससे हम लोग समझ पाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में, घर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक होना चाहिए, कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए आपके पास जो जैसे मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, थायोसल्फेट, ये सॉल्यूशंस होने चाहिए, कोलाइडल सोल्यूशन होना चाहिए, लेंसेज होने चाहिए, कार्डबोर्ड होने चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। इससे आप ये एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जो हमने बताया था आपको इससे पहले वो भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कवर कर लिए होंगे। जो भी आज हमने बताया उसे और अच्छे से रिवाइज कर लें, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने आप आसानी से कर पाएँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।